ये वीडियो को देखने से पहले हमारे लेक्चर 1 जो प्रिलिमिनरी चैप्टर को डील करता है जरूर देखें। ये मेंस क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का सेकंड लेक्चर है जो चैप्टर 2 डेफिनेशन से डील करेगा। सबसे पहले हम डिक्री से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर को डील करेंगे। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सिविल प्रक्रिया संहिता, लेक्चर 2, चैप्टर 2, डेफिनेशंस, डिक्री, अध्याय 2, परिभाषाएं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिक्री एंड डीम्ड डिक्री? डिक्री और डीम्ड डिक्री क्या है? डिक्री का डिक्शनरी मीनिंग होता है एन ऑर्डर हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। डिक्री एक्ट के सेक्शन 2 में डिफाइंड है। सेक्शन 2(2) of the code defines decree. It means the formal expression of adjudication which, so far as regards the court expressing it, conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit and may either be preliminary or final. संहिता की धारा 2(2) डिक्री को परिभाषित करती है। इसका अर्थ है अधिनिर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति। जहां तक न्यायालय द्वारा इसे व्यक्त करने का संबंध है, निर्णायक रूप से वाद में, विवाद में, सभी या किसी भी मामले के संबंध में पार्टियों के अधिकारों को निर्धारित करता है और या तो प्रारंभिक या अंतिम हो सकता है। पिछायर हम बताएंगे कि डिक्री में क्या इंक्लूड होता है एंड क्या इंक्लूड नहीं होता है। It shall be deemed to include the rejection of a plaint and the determination of any question within section 144, but shall not include any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order or any order of dismissal for default. इसे शामिल माना जाएगा एक वाद पत्र की अस्वीकृति और धारा 344 के भीतर किसी भी प्रश्न का निर्धारण, लेकिन शामिल नहीं होगा ए कोई भी अधिनिर्णय जिसमें से अपील किसी आदेश से अपील के रूप में निहित है, या बी डिफॉल्ट के लिए बर्खास्तगी का कोई आदेश। उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे डिक्री के एसेंशियल्स को। फॉलोइंग आर द एसेंशियल्स ऑफ अ डिक्री, जिसमें से पहला एसेंशियल है adjudication. For a decision of a court to be a decree, there must be an adjudication, that is a judicial determination of the matter in dispute. A decision on the matter of administrative nature cannot be termed as decree, as it does not judicially deal with matter in dispute. एक डिक्री की अनिवार्यताएं निम्नलिखित हैं। अधिनिर्णय, किसी न्यायालय के निर्णय को डिक्री होने के लिए एक अधिनिर्णय होना चाहिए, अर्थात विवाद में मामले का न्यायिक निर्धारण। प्रशासनिक प्रकृति के मामले पर एक निर्णय को डिक्री नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह विवाद के मामले से न्यायिक रूप से नहीं निपटता है। Adjudication must be done in a suit. It is necessary for the decree that adjudication must be in a suit. The expression suit is not defined in the code. In Hansraj Gupta Vad, official liquidator of Dehradun Mussoorie Electric Tramway Company Limited, AIR 1933, PC 63, the court defined suit as a civil proceeding instituted by presentation of a plaint. मुकदमे में निर्णय लिया जाना चाहिए। डिक्री के लिए यह आवश्यक है कि निर्णय एक मुकदमे में होना चाहिए। संहिता में सूट शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हंसराज गुप्ता बनाम देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवे कंपनी लिमिटेड, AIR 1933, PC 63 के आधिकारिक परिसमापक मामले में अदालत ने मुकदमे को एक सिविल कार्यवाही के रूप में परिभाषित किया, जिसे वाद प्रस्तुत करके स्थापित किया गया था। Determination of rights of parties in controversy. The adjudication must determine the rights of the parties in controversy with regard to all or any of the matters in controversy in a suit. The word rights means substantive rights of the parties and not merely procedural rights. विवाद में पार्टियों के अधिकारों का निर्धारण, अधिनिर्णय को मुकदमे में विवाद में सभी या किसी भी मामले के संबंध में विवाद में पार्टियों के अधिकारों को निर्धारित करना चाहिए। अधिकार शब्द का अर्थ पार्टियों के मूल अधिकारों से है, न कि केवल प्रक्रियात्मक अधिकार। Conclusive determination.
Such determination must be of conclusive nature, that is, final as regard the court which passes it. Therefore, an interlocutory order which does not decide the rights of the parties, finally, is not a decree. The crucial point which requires to be decided in such a case is whether the decision is final and conclusive in essence and substance. निर्णायक निर्धारण। इस तरह का निर्धारण निर्णायक प्रकृति का होना चाहिए, यानी इसे पारित करने वाली अदालत के संबंध में अंतिम होना चाहिए। इसलिए एक मध्यस्थ आदेश जो पार्टियों के अधिकारों को तय नहीं करता है, अंततः एक डिक्री नहीं है। ऐसे मामले में जिस महत्वपूर्ण बिंदु पर निर्णय लेने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या निर्णय सार और सार में अंतिम और निर्णायक है। Formal expression. There must be formal expression of such adjudication. All the requirements of form must be complied with as given in the manner provided under Rule 6, 6A, and 7 of Order 20 of the Code. The decree follows the judgment and must be drawn up separately. औपचारिक अभिव्यक्ति। इस तरह के अधिनिर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। फॉर्म की सभी आवश्यकताओं को संहिता के आदेश 20 के नियम 6, 6A और 7 के तहत प्रदान किए गए तरीके से अनुपालन किया जाना चाहिए। डिक्री निर्णय का पालन करती है और इसे अलग से तैयार किया जाना चाहिए। What is deemed decree? An adjudication which does not formally fall under the definition of decree under Section 2(2), but due to a legal fiction, they are deemed to be decrees are considered as deemed decrees. As per Section 2(2), the following orders of the court shall be deemed to be decree. A. Rejection of plaint under Order 7 Rule 11. B. Determination of questions under Section 144. Restitution. एक अधिनिर्णय जो औपचारिक रूप से धारा 2(2) के तहत डिक्री की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन एक कानूनी कथा के कारण उन्हें डिक्री माना जाता है। धारा 2(2) के अनुसार न्यायालय के निम्नलिखित आदेशों को डिक्री माना जाएगा। क. आदेश 7 नियम 11 के अधीन वाद की अस्वीकृति। ख. धारा 144 बहाली के अंतर्गत प्रश्नों का निर्धारण। Distinguish between preliminary and final decree. प्रारंभिक और अंतिम डिक्री के बीच अंतर करें। Explanation to Section 2(2) of the Code provides that where adjudication decides the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit, but it does not completely dispose of the suit, it is a preliminary decree. संहिता की धारा 2(2) के स्पष्टीकरण में प्रावधान है कि जहां अधिनिर्णय वाद में विवाद में सभी या किसी भी मामले के संबंध में पार्टियों के अधिकारों का फैसला करता है, लेकिन यह पूरी तरह से मुकदमे का निपटान नहीं करता है, यह एक प्रारंभिक डिक्री है। The Supreme Court in Shankar v. Chandrakant, 1995, 3 SCC 413 held that preliminary decree is one which declares the rights and liabilities of parties leaving the actual result to be worked out in further proceedings. Shankar बनाम Chandrakant, 1995. 3 SCC 413 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रारंभिक डिक्री वह है जो पार्टियों के अधिकारों और देनदारियों की घोषणा करती है और वास्तविक परिणाम को आगे की कार्यवाही में काम करने के लिए छोड़ देती है। A final decree, according to explanation to Section 2(2), is the decree which completely disposes of the suit and finally settles all questions in controversy between parties. It can become final in following ways. A. Where decree completely disposes of the suit. B. Where within prescribed period no appeal is filed against the decree. धारा 2(2) के स्पष्टीकरण के अनुसार एक अंतिम डिक्री वह डिक्री है जो पूरी तरह से मुकदमे का निपटारा करती है और अंत में पार्टियों के बीच विवाद में सभी सवालों का निपटारा करती है। यह निम्नलिखित तरीकों से अंतिम हो सकता है। ए. जहां डिक्री पूरी तरह से मुकदमे का निपटान करती है। ख. जहां निर्धारित अवधि के भीतर डिक्री के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की जाती है। Difference between preliminary and final decree. A preliminary decree does not completely dispose of the suit. Final decree disposes of the suit
and nothing is left to be decided thereafter. It is not dependent on final decree. It is dependent on preliminary decree. If preliminary decree is set aside, the final decree cannot survive. प्रारंभिक और अंतिम डिक्री के बीच अंतर। एक प्रारंभिक डिक्री मुकदमे का पूरी तरह से निपटान नहीं करती है। अंतिम डिक्री मुकदमे का निपटान करती है और उसके बाद निर्णय लेने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। यह अंतिम डिक्री पर निर्भर नहीं है, यह प्रारंभिक डिक्री पर निर्भर है। यदि प्रारंभिक डिक्री को रद्द कर दिया जाता है तो अंतिम डिक्री टिक नहीं सकती है। Can two preliminary decrees be passed in a suit? क्या एक मुकदमे में दो प्रारंभिक आदेश पारित किए जा सकते हैं? There is a conflict of opinion as to whether there can be more than one preliminary decree in the same suit. Some high courts have taken the view that there can only be one preliminary decree in a suit, while other high courts have held that there can be more than one preliminary decree. इस बात को लेकर मतभेद है कि क्या एक ही मुकदमे में एक से अधिक प्रारंभिक डिक्री हो सकती है। कुछ उच्च न्यायालयों ने यह विचार लिया है कि मुकदमे में केवल एक प्रारंभिक डिक्री हो सकती है, जबकि अन्य उच्च न्यायालयों ने माना है कि एक से अधिक प्रारंभिक डिक्री हो सकती है। As regards partition suits, the debate is concluded by pronouncement of the Supreme Court in Phul Chand v. Gopal Lal, AIR 1967 SC 1470, wherein it had been held that there is nothing in the code which prohibits passing of more than one preliminary decree if circumstances justify the same. जहां तक विभाजन के मुकदमों का संबंध है, फूलचंद बनाम गोपाल लाल, AIR 1967, SC 1470 मामले में उच्चतम न्यायालय की घोषणा से बहस समाप्त हो जाती है, जिसमें यह कहा गया था कि संहिता में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक से अधिक प्रारंभिक डिक्री पारित करने से रोकता हो, यदि परिस्थितियां इसे सही ठहराती हैं। Thank you so much for joining us today. If you enjoyed this video and found it helpful, don't forget to show your support by giving it a thumbs up and hitting that subscribe button below. Your support means the world to us, and it motivates us to create more content that you'll love. Make sure to turn on notifications so you never miss an update.